नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की तमिल फिल्म मारीजन के बारे में। इसकी कहानी की जो परतें हैं उन पर जरा गौर करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस कहानी की जो उलझनें हैं उन्हें थोड़ा सुलझाएं, समझ में कि इसके पीछे चल क्या रहा है। सही। ये सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं है। हम इसके प्लॉट को देखेंगे, कैसे वो बना है, जो चौंकाने वाले मोड़ हैं और जो खास विषय ये उठाती है उन पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि ये कहानी शुरू एक तरह से होती है और फिर बिल्कुल कुछ और ही बन जाती है। हाँ, दर्शक सोचते रह जाते हैं। शुरू में लगता है कि सब सीधा है, पर फिर वो एक ऐसी थ्रिलर बन जाती है जहाँ समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इसे खोलते हैं जरा। हाँ। तो कहानी का जो पहला सिरा है वो है दयालन। दया। हाँ, एक छोटा मोटा चोर है। बिल्कुल। और अभी अभी जेल से बाहर आया है। और उसके दिमाग में है कि एक बड़ी चोरी करनी है, तो वो कन्याकुमारी में एक घर में घुस जाता है। और अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। हाँ बिल्कुल, एक बूढ़े आदमी है, वेल्युधम पिल्लई। वेलन। वेलन। वो खिड़की से जंजीर से बंधे हुए हैं। ये अजीब है। हाँ, और पहली नजर में लगता है कि ये वेलन को अल्जाइमर है। वो दया को यही बताता है कि बेटा बांध देता है ताकि वो भटक ना जाए। अच्छा। और सबसे अजीब बात, वो दया को अपना बेटा कुमार समझ लेता है। ओ। और कहता है कि जंजीर खोल दो, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। और यहीं से मतलब कहानी का वो दिलचस्प पहलू शुरू होता है। हाँ। स्रोत दस्तावेज भी इसी पर जोर देता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये धोखे का जो थीम है ना फिल्म में, उसकी नींव यही रखी जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, वेलन का अल्जाइमर वाला नाटक तो एक धोखा है ही। हाँ। पर उससे भी पहले दया का अपना इरादा भी तो धोखे पर ही टिका है। वो तो पैसों के लिए। हाँ, वो तो मौके का फायदा देख रहा है। बिल्कुल, वो विलन की लाचारी का फायदा उठाना चाहता है। सही कहा। तो जब वो वेलन को एटीएम ले जाता है पैसे निकालने, हाँ, तो उसे पता चलता है कि अरे, वेलन के खाते में तो बहुत पैसे हैं। हाँ, अच्छी खासी रकम। और बस उसका लालच बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो फैसला करता है कि वो इस बूढ़े आदमी का दोस्त बनेगा और उसकी हालत का पूरा फायदा उठाएगा। और यहीं से उनकी वो रोड ट्रिप शुरू हो जाती है। हाँ, तथाकथित रोड ट्रिप। और जैसा स्रोत में भी लिखा है, फिल्म जानबूझकर इस हिस्से को थोड़ा हल्का फुल्का एक रोड ट्रिप कॉमेडी जैसा दिखाती है। हाँ, वो एटीएम पिन वाला सीन। हाँ, दया कोशिश कर रहा है कि विलन से पिन पता चल जाए और विलन भूल जाता है। उसमें हंसी आती है। सही। तो दर्शक को लगता है कि अरे ये तो मजेदार कहानी है, एक तरह की झूठी सुरक्षा। स्रोत कहता है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि बाद का जो मोड़ है वो और भी जोरदार लगे। बिल्कुल। और धोखे का विषय यहाँ डबल है, वेलन का धोखा, दया का धोखा, दोनों साथ चल रहे हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक कॉमेडी वाली शुरुआत असल में एक बहुत ही डार्क प्लॉट की तैयारी है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो सफर करते हैं, चीजें अजीब होने लगती हैं। वेलन जहां भी जाने को कहता है, उस नई जगह पर किसी की हत्या हो जाती है बेरहमी से। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और तभी कहानी में एक और एंगल आता है, पुलिस जांच का। हाँ, पुलिस को पता चलता है कि कोई सीरियल किलर है इलाके में। हाँ, जो सोच समझकर शिकार चुन रहा है और हत्या के बाद फोन बंद कर देता है। पुलिस कनेक्शन ढूंढने लगती है, कॉल्स ट्रेस करती है। हाँ, तो ये दो ट्रैक्स साथ साथ चलते हैं, दया और वेलन का सफर और पुलिस की जांच। बिल्कुल। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सब कुछ बदल जाता है, कहानी पलट जाती है। हाँ, फिल्म के बीच में वो बड़ा खुलासा, जिसके बारे में हमारे स्रोत दस्तावेज में भी काफी जिक्र है, कि वेल्युधम पिल्लई यानी वेलन, उसे अल्जाइमर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कोई लाचार बूढ़ा नहीं है। वो तो एक बहुत शातिर, ठंडे दिमाग वाला सतर्कतावादी है, विजिलेंटे। हाँ, विजिलेंटे, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। स्रोत इसे सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं कहता, वो कहता है कि ये कहानी की जो नैतिक धुरी है ना, उसको ही बदल देता है। सही। हमने अब तक जो भी देखा उसे एकदम नए नजरिए से देखना पड़ता है। हाँ, मतलब वो व्यक्ति जो मानता है कि कानून फेल हो गया है और वो खुद सजा देगा। बिल्कुल, वेलन ठीक यही कर रहा है। तो ये अल्जाइमर का नाटक, ये सब ढोंग था। हाँ। लेकिन क्यों? मतलब इतनी खतरनाक राह उसने क्यों चुनी? क्या वजह थी? स्रोत में कुछ होगा इस बारे में। हाँ, बिल्कुल है। स्रोत हमें वेलन के अतीत में ले जाता है। उसका अतीत बहुत दुखद है। अच्छा। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसकी पत्नी एक बाल मनोवैज्ञानिक थी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। और उन्होंने बच्चों का यौन शोषण करने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता लगाया था। उन्होंने सारे सबूत भी जमा कर लिए थे। वो गवाही देने वाली थीं। फिर क्या हुआ? गवाही देने से ठीक पहले उनमें सचमुच अल्जाइमर के लक्षण दिखने लगे, असली वाले।
अरे, इस वजह से अदालत ने माना कि वो भरोसेमंद गवाह नहीं है और पूरा केस खारिज हो गया। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और न्याय न मिलने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने आत्महत्या कर ली। हे भगवान। और ये घटना विलेन के लिए टर्निंग पॉइंट थी। जाहिर है। पत्नी की मौत का दुख, उन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ, उसका गुस्सा इसने विलेन को पूरी तरह बदल दिया। जब सिस्टम से न्याय नहीं मिला तो उसने फैसला किया कि वो खुद न्याय करेगा, अपने तरीके से। हाँ, स्रोत बताता है कि उसने उस पूरे नेटवर्क के हर आदमी को ढूंढकर एक एक करके योजना बना के खत्म करने का फैसला किया। और ये अल्जाइमर का नाटक? वो उसका हथियार था, शक से बचने के लिए, अपने अजीब व्यवहार को सही ठहराने के लिए। जैसे अचानक कहीं चले जाना, बातें भूल जाना। हाँ, सब प्लान का हिस्सा था। ये दिखाता है कि वो कितना कैलकुलेटर था और साथ ही कितना दुखी। दोनों चीजें एक साथ। ये सुन के तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ उसका दर्द, दूसरी तरफ उसके तरीके। हाँ, बहुत जटिल किरदार है। और दया, वो बेचारा तो इन सब के बीच में फंसा हुआ है। उसे तो पता ही नहीं था कि वेलेन असल में कौन है। हाँ, जब उसे पता चलता होगा कि ये बूढ़ा आदमी ही वो सीरियल किलर है, सोचो क्या हालत हुई होगी उसकी। डर गया होगा बुरी तरह। और मामला और भी उलझ जाता है जब दया को वेलेन पर ही शक होने लगता है। हाँ, कि कहीं वेलेन खुद तो। हाँ, पीडोफाइल तो नहीं। उसे कुछ मैसेज मिलते हैं जो वेलेन ने शोषकों में से एक को भेजे थे। अच्छा। पर दया ये नहीं समझ पाता कि वेलेन तो उन्हें फंसाने के लिए ये सब कर रहा था, जाल बिछा रहा था। ये गलतफहमी कहानी में और टेंशन डाल देती है। बिल्कुल। हाँ, और स्रोत भी कहता है कि दया का ये जो कंफ्यूजन है, ये वेलेन के किरदार की जटिलता को और दिखाता है। बाहर से वो कातिल लग रहा है, पर उसके तरीके समझ नहीं आते। और दया के अंदर भी कश्मकश चलती है, वो किसका साथ दे रहा है। सही। और फिर कहानी पहुंचती है क्लाइमैक्स पर, जब वेलेन का असली आखिरी निशाना सामने आता है। और ये दया के लिए सबसे बड़ा शौक होता है। हाँ, वेलेन का आखिरी टारगेट है नेटवर्क गणेश, जो कि दया का अपना क्राइम पार्टनर है। अरे, वही गणेश जो अब तक दोस्त बना फिर रहा था, वो उस गिरोह का आखिरी आदमी था। स्रोत कहता है ये खुलासा कहानी का मास्टर स्ट्रोक है, एकदम सही जगह पर। हाँ, अब दया सीधे एक नैतिक दुविधा में फंस गया। बिल्कुल। अब ये सिर्फ वेलेन के बदले की कहानी नहीं रही, ये दया की कहानी बन गई। उसके अतीत की, उसकी वफादारी की, उसकी नैतिकता की परीक्षा। उससे चुनना है अपना पुराना साथी गणेश या ये आदमी जिसने भयानक अपराध किए हैं पर शायद एक बड़े अन्याय के खिलाफ। और फिर वो आखिरी टकराव होता है, गणेश और विलन आमने सामने। जबरदस्त लड़ाई होती है। एक पल को लगता है गणेश जीत जाएगा, लेकिन तभी दया आता है और उसे अब तक पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। विलन की पत्नी की कहानी, सब कुछ। हाँ, और दया एक फैसला लेता है, बहुत बड़ा फैसला। वो वेलेन का साथ देता है। हाँ, वो चोर जो सिर्फ पैसों के पीछे था अब बदल चुका है। वो और विलन मिलकर गणेश को हराते हैं। लेकिन कहानी का सबसे पोइनिएंट, सबसे मार्मिक मोड़ उसके बाद है। क्या? गणेश को जो आखिरी चोट लगती है, जानलेवा, वो असल में दया मारता है। ओह! लेकिन विलन फौरन आगे आता है और कहता है कि ये उसने किया है, इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। ये तो बहुत शक्तिशाली क्षण है। हाँ, और एक और बात जो स्रोत बताता है वो भी कमाल की है। क्या? वो जो पहली मुलाकात थी दया और विलन की, जब दया ने उसे जंजीर से बंधा देखा था, हाँ, वो भी इत्तेफाक नहीं था। वो विलन के प्लान का हिस्सा था। मतलब उसे जंजीर से बांधने वाला जेल का एक वार्डन था। वो वार्डन भी विलन की हिटलिस्ट पर था, जिसे विलन बाद में मार देता है। अरे बाप रे, मतलब विलन का प्लान कितना गहरा था, कितनी परतें थी उसमें। बिल्कुल। तो ये पूरी कहानी जो है, ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। स्रोत किन मुख्य विषयों पर रोशनी डालता है? हाँ, कई जरूरी विषय हैं जिन पर स्रोत ध्यान खींचता है। पहला तो है अच्छाई और बुराई के बीच की वो धुंधली रेखा। विलेन हीरो है या विलेन? दया जो खुद अपराधी है, क्या वो अंत में सही काम करता है? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। दूसरा और शायद सबसे अहम विषय है विजिलेंटे जस्टिस, सतर्कता न्याय। हाँ, स्रोत इस सवाल को बहुत जोर से उठाता है। क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहरा सकता है? मतलब मकसद सही हो तो क्या तरीका गलत हो सकता है? विलेन बदला ले रहा था भयानक अपराधों का, लेकिन उसके तरीके भी उतने ही क्रूर थे, कानून के बाहर। हाँ। तो स्रोत पूछता है, जब कानून फेल हो जाए न्याय देने में, तो क्या लोगों का कानून हाथ में लेना किसी भी तरह से सही है? फिल्म इसका कोई आसान जवाब नहीं देती। और दया का सफर, उसका क्या? वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल।
तीसरा अहम विषय है दयाता, रिडेम्पशन आर्क, मुक्ति का सफर। हाँ। स्रोत इसे देखता है एक अपराधी के बदलाव की कहानी की तरह। हाँ। वो लालच से शुरू करता है, हाँ। लेकिन विलेन के साथ जो उसकी यात्रा होती है, सच्चाई का पता चलना और आखिर में गणेश के खिलाफ खड़े होना, ये सब उसका एक नैतिक विकास दिखाता है। हाँ, वो बदल जाता है। वो सिर्फ बच नहीं रहा, बल्कि शायद एक तरह से अपने पापों का प्रायश्चित भी कर रहा है। और विलेन का वो आखिरी बलिदान, इल्जाम खुद पर लेना। हाँ। चौथा पॉइंट, स्रोत उसे कई तरह से देखता है। क्या वो दया को एक नई जिंदगी दे रहा है? हो सकता है। या फिर वो ये पक्का कर रहा है कि जिस न्याय के लिए उसने ये सब किया वो पूरा हो, चाहे उसे ही कीमत चुकानी पड़े। और आखिर में विलेन के किरदार की जटिलता, स्रोत उसे एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कहता है। हाँ, कई पहलुओं उसके। वो एक ही वक्त में दुखी पति है, क्रूर कातिल है, चालाक प्लानर है और शायद न्याय का एक बिगड़ा हुआ रूप थी। तो कुल मिलाकर ये कहानी मॉरिसन की, ये हमें कहाँ छोड़ती है? हमने देखा कैसे एक सीधी सादी रोड ट्रिप लगती हुई कहानी एक बहुत ही डार्क, उलझी हुई बदले की थ्रिलर बन जाती है। हाँ, अप्रत्याशित मोड़ है, किरदारों का विकास है, खासकर दया का बदलना, और विलन के वो सोचे समझे कदम और वो नैतिक सवाल जो कहानी उठाती है, ये सब मिलकर इसे एक यादगार चीज बनाते हैं, जैसा स्रोत ने भी कहा। बिल्कुल, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। एक विचार जो स्रोत हमें देता है वो ये है कि सिस्टम की जो नाकामी है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो या समाज, वो लोगों को किस हद तक धकेल सकती है। विलेन का रास्ता बहुत एक्सट्रीम था, लेकिन स्रोत हमें सोचने को कहता है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि लोग इतना बेबस महसूस करें। सही बात है। या फिर एक और नजरिया जो स्रोत छूता है वो है मुक्ति की संभावना, जो सबसे अजीब जगहों पर सबसे अजीब साझेदारियों में मिल सकती है। दया का सफर यही दिखाता है ये बदलाव मुमकिन है। हाँ, कि वापसी का रास्ता हमेशा रहता है, चाहे शुरुआत कितनी भी गलत क्यों ना हो। शायद यही वो सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं कि न्याय, बदलाव और मुक्ति, इनके बीच की वो बारीक रेखाएं कहाँ खींची जानी चाहिए। बिल्कुल।